सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर नारायण माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भिलवाड़ा, इतिहास के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए पाठ तृतीय इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित हमारे टॉपिक नाना फडणवीस के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। कल हमने महादजी सिंधिया के बारे में बातचीत की थी कि किस प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठों के उत्थान में उन्होंने सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दोनों ने ही पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया था और इस युद्ध में बचने वाले दो महत्वपूर्ण योद्धाओं में से थे, जिन्होंने बाद में मराठों की कीर्ति पताका को 1800 ईस्वी तक बनाए रखा। देखते हैं नाना फडणवीस के संबंध में। नाना फडणवीस का जन्म 1742 में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम बालाजी और उनके पिता का नाम जनार्दन था, तो वे बालाजी जनार्दन के नाम से पुकारे जाते थे। पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव राघोबा का विरोध किया और महादजी के साथ मिलकर के 12 भाई परिषद बनाई और नारायण राव के पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाया और माधवराव द्वितीय के आत्महत्या करने तक नाना ने उसे अपने कठोर नियंत्रण में बनाए रखा। 1797 ईस्वी तक वह पेशवा के प्रमुख सलाहकार बने रहे। 1797-98 ईस्वी के थोड़े से समय को छोड़ करके नाना अपनी मृत्यु तक अपने पद पर बने रहे। नाना को पेशवा माधवराव प्रथम ने 1761 के बाद फडणवीस के पद पर नियुक्त किया था। फडणवीस मराठा प्रशासन में हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। तभी से वे नाना फडणवीस के नाम से जाने लगे। वित्तीय प्रबंध के अपने उत्तरदायित्व के कारण नाना का महत्व बढ़ गया है। प्रशासन में पैसे का बड़ा महत्व होता है, वित्त का बड़ा महत्व होता है और नाना इस मामले में बड़े कुशल व्यक्ति थे। हम देखते हैं नाना फडणवीस ने विशेष तौर से पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद किस प्रकार मराठा शासन को संभाला, क्या कार्य उन्होंने किए। तो सबसे पहला कार्य हम नाना फडणवीस का देखते हैं, पेशवा पद की सुरक्षा। जब राघोबा उस रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी और खुद पेशवा बन गया, तो नाना के नेतृत्व में अन्य मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव को पेशवा स्वीकार नहीं किया और उसे पुनः छोड़ने के लिए बाध्य किया। उन्होंने 12 भाई परिषद नाम से 12 मराठा सरदारों की परिषद बनाई और पेशवा नारायण राव के शिशुपुत्र मृतक पेशवा नारायण राव के शिशुपुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित करके मराठा राजकाज का संचालन किया। नाना के अंग्रेजों के साथ संबंध किस प्रकार रहे। जब राघोबा सूरत पहुंच गया और अंग्रेजों से सूरत की संधि करके पेशवा पद पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, तो नाना जो कि शुरू से ही अंग्रेज विरोधी था, उसने मराठों की इज्जत को बचाने के लिए, मराठा पेशवा की सुरक्षा के लिए अन्य मराठा सरदारों के साथ मिलकर के अंग्रेजों का सामना किया और 1782 ईस्वी की सालबाई की संधि तक वह अंग्रेजों का विरोधी बना रहा। मगर जब सालबाई की संधि के बाद मराठा प्रशासन में महादजी सिंधिया का महत्व बढ़ा, उसका प्रभाव बढ़ा, तब नाना फडणवीस को अपनी प्रतिष्ठा, अपनी सत्ता के लिए खतरा महसूस हुआ और मराठा संघ में अपने प्रभाव को सर्वोपरि बनाए रखने के लिए उसने अंग्रेजों से मित्रता बनाए रखने के प्रयास किए। तो हम कह सकते हैं 1782 ईस्वी तक, सालबाई की संधि तक नाना अंग्रेजों का घोर विरोधी, कठोर विरोधी था और बाद में 1782 ईस्वी के बाद उसने अंग्रेजों से एक प्रकार से मित्रता बनाए रखने का प्रयास नाना ने किया।
सिंधिया के विरोध के बावजूद नाना ने पूना में अंग्रेज़ राजदूत मालेट को बनाए रखा। 1792 ईस्वी में जब सिंधिया नाना फडणवीस से अपने मतभेद सुलझाने के लिए पूना आया, तब नाना को पुनः अपनी सत्ता के लिए खतरा महसूस हुआ और उसने कार्नवालिस से सहायता की मांग की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों ने नाना फडणवीस के सुझाव पर अंग्रेज़ों का साथ दिया और 1798 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा उसके पद की सुरक्षा देने पर ही नाना ने फडणवीस का पद पुनः ग्रहण किया। इस प्रकार महादजी की इच्छा के विरुद्ध वह अंग्रेज़ों से मित्रता के संबंध उसने बनाए रखे। तो दो पार्ट में हम नाना के अंग्रेज़ों के साथ संबंधों को समझ सकते हैं। 1782 ईस्वी तक और 1782 से 1800 ईस्वी तक। नाना के मैसूर के साथ संबंध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान नाना ने मैसूर के शासक हैदर अली के साथ मित्रता के संबंध बनाए और उस मैसूर के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक त्रिगुट का निर्माण किया, जिसमें निज़ाम भी सम्मिलित था। लेकिन यह त्रिगुट स्थायी नहीं रहा, मगर अंग्रेज़ों के लिए इसने एक बड़ी चुनौती उपस्थित की थी। महादजी मैसूर के शासक टीपू से भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था, मगर नाना अंग्रेज़ों के सहयोग से टीपू को कुचलना चाहता था। हम देख सकते हैं इस चीज़ को। तो जब तक हैदर अली जिंदा रहा 1782 ईस्वी के साथ, नाना ने मैसूर के साथ अच्छे संबंध, मित्रता के संबंध बनाए रखे। और हैदर अली की मृत्यु के साथ ही जब टीपू मैसूर का शासक बन गया तो नाना उसका विरोधी हो गया। एक कारण तो हम महादजी को मान सकते हैं कि महादजी की बात का विरोध करने के लिए उसने टीपू का विरोध किया। दूसरी चीज़, टीपू ने नारगुंड व कित्तूर पर अधिकार कर लिया जो ब्राह्मण सरदार के अधीन थे। इससे भी नाना टीपू का विरोधी हो गया था। नाना ने होलकर व भोंसले के साथ मिलकर के टीपू को परास्त किया और उसे युद्ध की एक बड़ी धनराशि युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए विवश किया तथा बादामी, नारगुंड व कित्तूर पुनः प्राप्त की। इसके बाद कभी भी मैसूर और मराठों के मध्य मातृ संबंध नहीं रह सके। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मराठों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसके परिणाम बाद में मराठों के लिए हानिकारक सिद्ध हुए। मैसूर के पतन के बाद अंग्रेज़ों का अगला निशाना मराठे ही बने। हैदराबाद के निज़ाम के साथ मराठों के संबंध शुरू से ही विरोधपूर्ण थे। फिर भी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में नाना ने निज़ाम को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन निज़ाम कुछ समय बाद ही पुनः अंग्रेज़ों के पाले में चला गया। नाना अपनी सत्ता को बचाए रखने के कारण निज़ाम को उस समय तो सबक नहीं सिखा पाया, मगर 1794 ईस्वी में जब महादजी की मृत्यु हो गई और नाना की सत्ता को किसी प्रकार का खतरा नहीं रहा, तो उसे अवसर मिला और निज़ाम द्वारा चोट नहीं चुकाने के कारण को लेकर के सिंधिया, होलकर व गायकवाड़ की सहायता से 1795 ईस्वी में निज़ाम पर आक्रमण कर दिया। मराठा सेना ने खरदा के युद्ध में निज़ाम को बुरी तरह परास्त किया और उसे एक बड़ी धनराशि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए विवश किया। नाना और मराठा संघ, जैसा कि हम महादजी सिंधिया वाले वीडियो में भी देख चुके हैं, हम पुनः देखेंगे कि महादजी के साथ नाना का सदैव टकराव चलता रहा। महादजी की मृत्यु तक वह सदैव ही उसकी ओर से शंकित रहा और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसने अंग्रेज़ों की सहायता लेने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। 1792 ईस्वी में उसने कार्नवालिस से महादजी के विरुद्ध सहायता भी मांगी। महादजी 1792 से 94 ईस्वी तक पूना में ही रहा, मगर नाना ने उसे मराठा प्रशासन व संघ के बारे में किसी प्रकार से अवगत नहीं करवाया।
1795 ईस्वी में पेशवा माधवराव द्वितीय की आत्महत्या के बाद नाना की इच्छा के विरुद्ध जब राघवगढ़ के पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाने की बात उठी तो नाना ने इस बात का विरोध किया। बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाने का विरोध किया। नाना इस बात को नहीं भूला था कि राघोबा ने 1762-63 ईस्वी में उसे फडणवीस के पद से हटवा दिया था। अपने विरोधियों को माफ़ नहीं करने के कारण मराठा सरदार पेशवा के नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास करने लगे। यानी नाना मराठा संघ को एकजुट नहीं रख पाया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ उसके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं थे और 1797 ईस्वी में उसे पद त्याग भी करना पड़ा, मगर 1798 ईस्वी में पुनः फडणवीस के पद पर ससम्मान नियुक्त किया गया और अपनी मृत्यु तक 1800 ईस्वी तक वह फडणवीस के पद पर कार्य करता रहा। एक प्रकार से यह पद तो नाम मात्र का था, वह पेशवा का मुख्य सलाहकार था या मराठा सत्ता का मुख्य उपभोगकर्ता हम नाना को मान सकते हैं उसकी मृत्यु तक। हम कुछ बिंदुओं को लेकर के नाना का मूल्यांकन करेंगे। नाना एक अच्छा वित्त प्रबंधक था। बार बार के युद्धों के कारण जब मराठों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती थी और सेना को वेतन देने के लिए भी मराठा कोष में पैसा नहीं होता था, तब अपनी कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण नाना ने मराठों को एक प्रकार की वित्तीय परेशानी से बचाए रखा। नाना एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी था। वह अपने विरोधियों से भी सहायता लेने में नहीं हिचकिचाता था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान उसने निज़ाम और मैसूर के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण करके अंग्रेज़ों के लिए एक परेशानी उत्पन्न कर दी थी। तो एक अच्छा कूटनीतिज्ञ भी वह था, एक अच्छा प्रशासक था नाना। उसने भू राजस्व व्यवस्था को नियमित किया। मराठों को मराठा कोष में एक निश्चित आय प्राप्त करने के लिए उसने अपने प्रशासन में सुधार किए। नाना काफ़ी महत्वाकांक्षी था। अपनी प्रतिष्ठा और अपने पद को बचाए रखने के लिए वह किसी भी स्थिति तक पहुंच सकता था। वह ब्राह्मण होने के कारण ब्राह्मणवाद का समर्थक था। जब टीपू ने ब्राह्मण सरदार के अधीन प्रदेशों पर आक्रमण करके उसे निष्कासित कर दिया, नाना इस बात को कभी नहीं भूला और उसने टीपू को पराजित करके वक्षत्र, चितूर, नारगुन, बादामी इत्यादि पुनः प्राप्त किए। अपने पद के लिए वह सदैव चिंतित रहता था कि उसका पद कहीं छिन्न नहीं जाए। इस बात को लेकर नाना सदैव ही शक्तिशाली मराठा सरदारों से अपने पद को बचाए रखने का प्रयास उसने किया। धन के प्रति भी उसकी कमजोरी थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से ही मराठा राजकोष का ही रहा होगा। इन सब कमजोरियों के बावजूद हम पामर के शब्दों में नाना का मूल्यांकन करते हुए कह सकते हैं कि नाना के साथ ही मराठा शासन का विवेक और संयम चला गया। हर्डीकर ने नाना के विषय में लिखा है, नाना एक विशाल वटवृक्ष के समान था जिसकी विस्तृत छाया में मराठा राज्य तो फलीभूत हुआ, मगर अन्य शक्ति उसी प्रकार नहीं पनपी जिस प्रकार वट की छाया में अन्य वृक्ष नहीं पनपते। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जब तक नाना जिंदा रहा 1800 ईस्वी तक वह येन केन प्रकार मराठा संघ को एक उसने बनाए रखा, उन्होंने एकता बनाए रखी। नाना की मृत्यु के साथ ही अंग्रेज़ों की कुदृष्टि मराठा प्रशासन पर पड़ी। बाजीराव द्वितीय की गलतियों के कारण जब उसने सहायक संधि स्वीकार कर ली तो एक प्रकार से हम ये कहें कि मराठे अंग्रेज़ों के अधीनस्थ हो गए।
धन्यवाद।